तो तभी आपने नुक्रिया करनी शुरू कर दी। तो ध्यान रखना ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर आधारित है कि भाषा को सीखा जाता है। क्या है? भाषा को सीखा जाता है। पर्यावरण की भूमिका होती है। पर्यावरण के अंदर कौन कौन होते हैं? उसकी फैमिली होती है, उसका आस पड़ोस होता है, उसके स्कूल टीचर यहाँ पर होते हैं, उसकी भूमिका होती है। और जन्मजात क्षमता नहीं होती। बच्चा भाषा को सीखता है कॉपी करके, प्रैक्टिस करके, रिपीटेशन करके यहाँ पर सीखता है। तो नोम चोम्स्की ने, जो बीएफ स्किनर ने अपना सिद्धांत दिया था कि भाषा को अनुकरण करके सीखा जाता है, प्रैक्टिस करके सीखा जाता है, इसके विरोध के चक्कर में भाषा अर्जन सिद्धांत के अंदर ये वाली बात कही थी कि सीखा नहीं जाता, जन्मजात क्षमता यहां पर उसके अंदर होती है सीखने की। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता चला, कॉन्ट्राडिक्शन जो थोड़ा था इनके बीच में वो यहां पर आपको पता चला। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग यहाँ पर नजर डालिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, ठीक है? सर मैं जनरल कैटेगरी से आती हूँ, मेरे नंबर 82 है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, पास हूँ? मैसेज का रिप्लाई दे दो, ठीक है, मेरा पैसा बच जाएगा सर जी। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको इतना तो पता होनी चाहिए कि जनरल कैटेगरी वाला कैंडिडेट सीटेट में 150 में से 90 पर पास होता है, 82 पर बाकी की कैटेगरी वाले होते हैं, लाइक एससी, एसटी, ओबीसी, जो दिव्यांग बच्चे यहाँ पर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो इसी से जुड़ा हुआ है, ये कहता है कि आपने हाल ही में एक नया शब्द इस्तेमाल करा। कौन सा नया शब्द इस्तेमाल करा? बागड़ बिल्ला, ठीक है, जो मैं कभी कभी बोल देता हूं। क्या इस्तेमाल करा? बागड़ बिल्ला या बागड़ बिल्ले इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। आप क्या कहोगे सर इसका मतलब क्या है? अरे भाई पहले देख तो लो, क्वेश्चन तो देख लो। तो ने एक नया शब्द इस्तेमाल करा, इसे सुनने के बाद आपका छात्र उसी शब्द का इस्तेमाल अपने वाक्य में भी करता है कि मैं बागड़ बिल्ला हूं, सचिन सर का मैं प्यारा बागड़ बिल्ला हूं, सचिन सर मुझे बहुत प्यार से बागड़ बिल्ला कहते हैं, पापा मैं आपका भी बागड़ बिल्ला हूं, मैं पूरे घर परिवार का बागड़ बिल्ला हूं। तो बागड़ बिल्ला रोज यूज कर रहा है अपने बारे में। फिर आप उस छात्र की प्रशंसा करते हो, वाह क्या बागड़ बिल्ला है भाई, कितना बढ़िया बागड़ बिल्ला है भाई हमारा, आप कितने बढ़िया बागड़ बिल्ले हो। तो मैंने आपकी प्रशंसा करी। अगर मैंने आपकी प्रशंसा करी तो मैंने आपको क्या दिया? रिइंफोर्समेंट यहां पर दिया। प्रशंसा करी, आपको रिइंफोर्समेंट यहां पर दिया, ठीक है, कि उसने उस शब्द का इस्तेमाल संदर्भ में करा है। बिल्कुल ठीक बात है, उसके संदर्भ में करा है, जोड़कर करा है। तो यह भाषा अधिग्रहण रणनीति सबसे ज्यादा क्या दर्शाएगी? क्या ये स्किनर का सीखने का सिद्धांत है? बिल्कुल ठीक बात है भाई, स्किनर के सीखने के सिद्धांत की भी यहां पर बात हो रही है कि भाई मैंने एक शब्द का यूज करा और आपने बार बार उसको रिपीट करा, प्रैक्टिस करा, रिपीटेशन करा, बार बार उसको दोहराया, और दोहराने के बाद मैंने आपकी प्रशंसा कर दी, आपको रिइंफोर्समेंट भी यहां पर दे दिया। तो ये आपका किसका सिद्धांत है? भाषा अधिगम का आपका सिद्धांत स्किनर वाले से संबंधित है कि भाषा को कॉपी करके बार बार रिपीट करके ऐसे सीखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। चोम्स्की का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि चोम्स्की के सिद्धांत में ना तो प्रशंसा की जरूरत है, ना बार बार रिपीट करने की जरूरत है। हमारे अंदर अपने आप ही एक शक्ति है जिससे हम अपनी भाषा को सीख गए, तो यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। आज और ब्रूनर तो आपके होने से रहे, ठीक है। तो समझ गए भाई, कौन कौन बागड़ बिल्ला बनना चाहता है? जरा अपने हाथ यहाँ पर खड़ा करिए कि सर मैं भी आपका बागड़ बिल्ला हूं, ठीक है। वो भी अपने हाथ यहाँ पर खड़ा करिए। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़े, कितने मनोवैज्ञानिक हो गए? 2 मनोवैज्ञानिक हमारे सामने हो गए, 2 गए 3 हो गए, सॉरी, ठीक है। चोम्स्की हो गए, जिम कमिंस हो गए, और आपके बीएफ स्किनर हो गए। अब अगले एक और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। अगले महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक भाषाविद आपके सामने है माइकल वेस्ट, ठीक है, जिनका भाषा का सिद्धांत होता है डॉक्टर वेस्ट मेथड। क्या नाम है? डॉक्टर वेस्ट मेथड। इनके सिद्धांत का जो नाम है डॉक्टर वेस्ट मेथड। कहीं कहीं पर लिखा होता है न्यू मेथड, कहीं कहीं पर लिखा होता है न्यू मेथड, या कहीं कहीं पर लिखा होता है रीडिंग मेथड, कहीं कहीं पर लिखा होता है रीडिंग मेथड, यानी कि हिंदी में लिखा होता है पठन विधि, ठीक है, या पठन सिद्धांत या पठन मेथड यहाँ पर आपके सामने जो दिया रहता है। अब देखिए यहां पर आते हैं डॉक्टर वेस्ट। क्या आते हैं? डॉक्टर वेस्ट। आप सभी को पता होगा, मैंने आपको बताया हुआ है, क्या मैंने आपको बताया हुआ है? डायरेक्ट लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, डायरेक्ट मेथड के बारे में। कौन सा? डायरेक्ट मेथड। ये मेथड आप सभी को बताया हुआ है मैंने, डायरेक्ट मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में हम लोग भाषा को कैसे सीखते या सिखाते हैं? तो प्रत्यक्ष विधि में हम अगर बच्चों को कोई दूसरी भाषा सिखानी है, मान लीजिए इतने सारे हाथ खड़े हो रहे हैं बागड़ बिल्ले और बिल्लियों के ऊपर, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको बच्चों को कोई दूसरी भाषा सिखानी है, जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है, मुझे बच्चों को इंग्लिश सिखानी है, तो इंग्लिश सिखाने का क्या तरीका है भाई? इंग्लिश को जितने भी लोग बोलते हैं, ठीक है, मान लीजिए उसके घर में बोलता हो, उसके स्कूल में बोलता हो, उसका आस पड़ोस कोई बोलता हो, या इंग्लिश की न्यूज देख रहा हो, इंग्लिश की मूवी देख रहा हो, तो उस भाषा को बोलने वालों से उसका इंटरेक्शन कराते रहो, वो उस भाषा को अपने आप सीख जाएगा। जैसा आपने देखा होगा कि जब अगर आप लोग अंग्रेजों के साथ रह लिए 2-3 महीने, तो आपको अपने आप ही भाषा वो बोलनी आ जाएगी। या जो लोग हमेशा इंग्लिश बोलते हैं उनके साथ रह लिए, तो आपको कुछ समय के बाद ही वो भाषा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेथड की वजह से आपने उस भाषा को डायरेक्ट रूप से सीख लिया,
प्रत्यक्ष रूप से सीख लिया, ठीक है, तो इस मेथड के अंदर किसी मदर टंग की, किसी मातृभाषा की तो भाई जरूरत नहीं रहती। क्यों भाई, अगर आप अंग्रेज के सामने अपनी मातृभाषा का यूज करेगा, वो कहेगा आई डोंट नो, ठीक है, मुझे भी नहीं पता आप क्या कह रहे हो, और हमें उनकी इंग्लिश समझनी है तो हमें इंग्लिश भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता रहेगा भाई तुम क्या कह रहे हो, तो ना तो उसको मातृभाषा को पता, ना इसको मातृभाषा को पता। तो मातृभाषा की मध्यस्थता नहीं होती है, किसके अंदर नहीं होती है, डॉक्टर वेस्ट इसमें डायरेक्ट मेथड के अंदर। तो जो डायरेक्ट मेथड था इसमें कुछ कमियां भी थी, ठीक है, नियमों के ऊपर तो खास ध्यान देता ही नहीं था। तो डायरेक्ट मेथड की कमियों को दूर करने के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, डायरेक्ट मेथड बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पर, इसकी कमियों को दूर करने के लिए आपके एक इंग्लिश के प्रोफेसर, इंग्लिश के बहुत बड़े विद्वान, जिनका नाम था आपका डॉक्टर वेस्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट, ठीक है, तो डॉक्टर वेस्ट यानी कि जिसको बोलते हैं माइकल वेस्ट, तो डॉक्टर माइकल वेस्ट ने एक नया मेथड दिया डायरेक्ट मेथड की कमियों को उजागर करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, जिसका नाम था आपका क्या, आपका इंग्लिश टीचिंग का न्यू मेथड, यानी कि अंग्रेजी शिक्षण का नया मेथड। देखिए हमारे भाषा के 4 कौशल होते हैं, कौन से, LSRW, 4 कौशल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषा के 4 कौशल होते हैं। 4 कौशल में से सबसे महत्वपूर्ण कौशल इन्होंने आर को माना। आर का मतलब होता है रीडिंग, यानी कि पठन कौशल को, पढ़ने के कौशल को सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने यहाँ पर माना, कि जितना बच्चा चीजों को पढ़ेगा उतना जल्दी किसी भाषा को यहाँ पर सीख जाएगा। अब देखो डायरेक्ट मेथड में पढ़ने की जरूरत है, बस बोलना है, कम्युनिकेट करना है, पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पर इसमें पढ़ने की जरूरत है। तो जो डॉक्टर वेस्ट का मेथड है, इसलिए इस मेथड का नाम रीडिंग मेथड भी रख दिया, किसी पढ़ने के ऊपर ज्यादा फोकस करा डॉक्टर वेस्ट ने। और आजादी के बाद हमारे देश के अंदर भी बहुत काम इन्होंने करा, इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में स्थापित यहाँ पर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है भाई आजादी के बाद यहाँ पर इंग्लिश को 15 साल के लिए रखा था कि भाई उसके बाद हम इसको हटा देंगे 15 साल बाद, लेकिन उसके बाद विरोध हो गया हमारे देश के अंदर, साउथ के जो राज्य होते हैं थोड़े नॉर्थ ईस्ट की तरफ, साउथ की तरफ बहुत विरोध हो गया, भाई हम हिंदी को नहीं अपनाएंगे, ठीक है, मातृभाषा के रूप में। तो सही बात भी है, जिसकी जो मातृभाषा है उसके रूप में अपनाओ, तो इंग्लिश फिर हटी नहीं थी। तो इंग्लिश को स्थापित करने के लिए जो यहाँ पर माइकल फिलिप थे, ठीक है, दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाने से संबंधित इन्होंने शोध करे, यहाँ पर कई सारे कार्य करे हमारे देश के अंदर। तो ये डॉक्टर वेस्ट का इंग्लिश यानी कि रीडिंग वाला मेथड था, जिसमें पठन को, जिसमें पढ़ने को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें पठन बोध यानी कि आपकी रीडिंग की कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पढ़ने की जो समझ होती है, पढ़ने का मतलब ये नहीं है माइकल फिलिप वेस्ट की नई पद्धति या पद्धति भारत में, अरे भाई पढ़ने के अलावा इसको साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन, इसको साथ साथ समझना भी है। इसने जो डॉक्टर वेस्ट थे, इन्होंने मौन पठन को बड़ा महत्वपूर्ण माना, साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग क्या होती है, चुपचाप पढ़ना, मन ही मन पढ़ना, चुपचाप पढ़ना, तो साइलेंट रीडिंग को बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर इन्होंने माना। और जो यहाँ पर प्रिंटेड इंग्लिश मटेरियल होता है, यानी कि इंग्लिश की बुक्स के बारे में यहाँ पर बात करें, प्रिंटेड मटेरियल के बारे में बात करें, उनको ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़ो, जितना उनको पढ़ोगे ये भाषा आप लोग अपने आप यहाँ पर सीख जाओगे। ध्यान रखना, इन्होंने पद्धति के 3 मुख्य एलिमेंट बताए, 3 मुख्य तत्व इन्होंने पद्धति के अंदर बताए। पहला रीडिंग यानी कि पढ़ना, दूसरा जो रीडर होता है, पाठक होता है, वो जो वोकैब के साथ यहाँ पर पढ़ता है, यानी कि उसकी वोकैब यानी कि शब्दावली, इसको महत्वपूर्ण माना। और मातृभाषा को इन्होंने यहाँ पर महत्वपूर्ण माना, क्योंकि यहाँ मातृभाषा को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया, ठीक है। देखिए एआई के अंदर ये पिक्चर बनी है, इसमें लिखा है मातृभाषा का सीमित व विवेकपूर्ण प्रयोग। विवेकपूर्ण प्रयोग मान सकते हैं, सीमित प्रयोग नहीं, क्योंकि जब पढ़ता है और पढ़ने के दौरान बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं फिर उसकी मातृभाषा का, मदर टंग का थोड़ा यूज यहाँ पर करा जाता है। तो रीडिंग यानी कि पढ़ने को महत्वपूर्ण माना, रीडर जो वोकैब के साथ पढ़ता है, यानी कि जो वोकैब होती है, शब्दावली यहाँ पर होती है, उसको महत्वपूर्ण माना, और मातृभाषा को। तो 3 एलिमेंट इन्होंने महत्वपूर्ण माने। और औपचारिक व्याकरण पर कम बल दिया, जो यहाँ पर औपचारिक व्याकरण होती है उस पर कम बोल दिया कि भाई एक बार पढ़ना शुरू करो तुम, अभी रूल व्याकरण के ऊपर ज्यादा नजर मत डालो। शब्दावली को बहुत महत्वपूर्ण माना, यानी कि जो वोकैब होती है, शब्दावली होती है, शब्दों का भंडार होता है, उसको बड़ा महत्वपूर्ण माना। तो ये था माइकल फिलिप का डॉक्टर वेस्ट मेथड, न्यू मेथड या न्यू रीडिंग मेथड के नाम से आप लोग इसको जान सकते हो, ठीक है। इस वाली बात को भाई समझ गए। अब देखिए कैसा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आता है जो इससे यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डाल लेते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है भाई, ये आपके सामने देखते हैं, बफरिंग तो नहीं हो रही भाई, देखो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। ये कहता है कि वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश टीचिंग का डॉक्टर वेस्ट जो मेथड है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन यहां पर आपसे नेगेटिव पूछा है। पहला, उन्होंने विशेष रूप से भारतीय बच्चों के लिए पठन कौशल यानी कि जो रीडिंग स्किल होती है उस पर अधिक बल दिया, बिल्कुल यहां पर बल दिया, पॉजिटिव है ये तो। दूसरा कहता है कि जो बच्चे होते हैं वो मुद्रित अंग्रेजी सामग्री यानी कि प्रिंटेड इंग्लिश मटेरियल, मान लीजिए कोई इंग्लिश की बुक है, उसको पढ़कर अपनी भाषा में सुधार यहाँ पर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। तीसरा कहता है वे औपचारिक व्याकरण के शिक्षण के विरुद्ध थे, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, औपचारिक जो व्याकरण होता है ये भी ठीक है।
चौथा कहता है कि व्यापक शब्दावली यानी कि लार्ज वोकैब तथा मुहावरे और वाक्यांशों पर अच्छी पकड़ को अत्यधिक यहां पर सराहा गया। तो देखिए इतनी ज्यादा वोकैब के ऊपर उन्होंने काम करा, लेकिन इतना ज्यादा उनको सराहने की बात यहाँ पर नहीं करी थी, नियंत्रित शब्दावली की यहाँ पर बात करी थी, कंट्रोल वोकैब की यहाँ पर बात करी थी, ना कि व्यापक की बात करी थी। तो ये आपके सामने नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का आंसर फोर्थ आंसर आपके सामने सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर किसके साथ जा रहे हो? फोर्थ के साथ आप लोग जा रहे हो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। ठीक है, एक और सुपर चैट आई। ठीक है, चलो भाई, सर मेरा ग्रेजुएशन सेशन 21 to 24 है, बट 25 में हुआ, और डीएलएड 2026 टू जब क्या सीटेट पेपर दे सकते हैं, और वैलिड होगा क्या टीआरई 6 to 8 के लिए? ग्रेजुएशन सेशन आपका 21 से लेकर 24 वाला था, बट एग्जाम 25 में हुआ। ठीक है, यानी हो गया, ठीक है, 25 में हो गया, और डीएलएड 24 से 26 में हुआ, तो क्या सीटेट पेपर 2 दे सकते हैं? दे दो भाई अभी तो, ठीक है, अभी तो दे दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन से संबंधित अगले जो मनोवैज्ञानिक है, जरा हम लोग उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं, नजर डालते हो। देखो जो भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना, आप ध्यान रखना, आप दो दो कोर्स एक साथ यहाँ पर कर सकते हो, बट ध्यान रखना वो रेगुलर ना हो। अगर रेगुलर है तो उनकी क्लास मैच नहीं होनी चाहिए आपस में, एक रेगुलर एक कोरस्पोंडेंस के साथ आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप पेपर 2 देना चाह रहे हो, तो पेपर 2 सीटेट आप तभी दे पाओगे जब आपने बीएड कोर्स यहाँ पर किया होगा, या फिर आप लोगों ने अपना पेपर 1 पास करा होगा, पेपर 2 खाली आप लोग अपने प्रमोशन के लिए देना चाहते हो, तो वो जब तक आप लोग कॉलेज के अंदर एडमिशन ले चुके हो, तो तब आपने वो दे दिया हो। मतलब आप अपेयरिंग के अंदर कभी भी हो, आप शामिल हो सकते हो, आपका वो वैलिड माना जाएगा अगर आप लोगों ने कॉलेज के दौरान ही अपने यहाँ पर कोई पेपर दे दिया या उसको पास कर लिया, सी टेट टेट का। ठीक है, देखिए अगले की हम लोग बात करते हैं। अगले आपके सामने एक और भाषाविद आ गए, जिनका नाम है जेम्स आशेर। क्या नाम है? जिनका नाम है आपका जेम्स आशेर। तो जेम्स आशेर ने भाषा का जो एक कंसेप्ट दिया था, उसका नाम था आपके सामने टीपीआर। क्या नाम था? उसका नाम था आपके सामने टीपीआर, यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। क्या था? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि समग्र भौतिक प्रक्रिया। तो जेम्स आशेर ने कंसेप्ट दिया था, और छोटे बच्चों के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण ये कंसेप्ट रहा था। छोटे बच्चे तो बड़े एक्टिविटी के माध्यम से बड़े मन लगा के इस वाली चीज को यहाँ पर सीखते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग केवीएस एनवीएस का एग्जाम दोगे, अभी केवीएस एनवीएस वालों का आप लोग देखना रिजल्ट आया, तो वो हमारे पास फिर इंटरव्यू के लिए आते हैं तैयारी करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए प्राइमरी के लिए कोई टीचर बनना चाहता है, तो प्राइमरी के लिए इंटरव्यू के अंदर एक प्रकार से मान लीजिए मैंडेटरी की तरह होता है कि वहां पर आपको एक या कोई दो कविताएं गानी होती है। तो जब भी आप कविता पोएम गाते हो, तो आप ऐसे खड़े होकर नहीं गा सकते, आज पतंग उड़ी इस प्रकार से उड़ी, या पतंग उड़ी ऐसे उड़ी, ऐसे नहीं। अगर आपको कोई भी पोएम यानी कि कविता गानी है, तो आप लोग क्या कहोगे? पतंग उड़ी इधर उड़ी उधर उड़ी। यहाँ पर तो प्रॉपर एक्शन के साथ आपको करना पड़ेगा, और छोटे बच्चे भी फिर उसी एक्शन के साथ करते हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया पतंग उड़ी पतंग उड़ी पतंग उड़ी, ठीक है, हमारे इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड कैंडिडेट आते हैं, इंटरव्यू के अंदर उसको दिक्कत आ जाती है, ऐसा आके खड़े हो जाते हैं, सर पतंग उड़ी इधर उड़ी उधर उड़ी। अरे मैंने कहा भाई डर जाएंगे छोटे बच्चे। अब इसमें फीमेल बाजी मार जाती है, फीमेल करती है प्रॉपर एक्शन के साथ, सर पतंग उड़ी, ठीक है, इधर उड़ी इस तरीके से। तो यहाँ पर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इन छोटे बच्चों के लिए ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए टीचर को यहाँ पर पोएम गा रहा है और एक्शन के साथ यहाँ पर गा रहा है, तो बच्चे भी उसे इसी एक्शन के साथ यहाँ पर गाते हैं। जैसा मान लीजिए टीचर है, ठीक है, तभी तो यहाँ पर एक बहुत सालों से मांग उठ रही है कि प्राइमरी स्कूल या जो अपर प्राइमरी की स्कूल है, उसमें मेल टीचर ज्यादा ना रखे जाए, फीमेल रखी जाए, क्योंकि फीमेल के अंदर केयर पर्सपेक्टिव ज्यादा होता है, मेल के अंदर नहीं रहता। ठीक है, ये बहुत विरोध चलता है। पता है, जब हमारे यहाँ इंटरव्यू होते हैं एक साथ, जो बहुत बड़े बड़े मतलब अपने लेवल के पद के आदमी थे, चेयरमैन वाइस जो कमिश्नर वगैरह तक के लेवल के, तो वो मेरे साथ एक बार बैठे हुए थे इंटरव्यू के अंदर, उनकी डिबेट हो गई। मैंने कहा यार मैं कहाँ से फंस गया। मैंने कहा सर इंटरव्यू ले लेते हैं, ये तो चलती रहेगी डिबेट। तो ये डिबेट चलती है। आप लोगों का क्या मत है कि छोटे बच्चों के लिए सिर्फ महिलाओं के लिए महिलाओं की ड्यूटी लगनी चाहिए, उन्हीं को जॉब मिलनी चाहिए, या पुरुषों को भी यहाँ पर मिलनी चाहिए? आपका क्या वक्तव्य है इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो आप लोग समझे। तो टीपीआर के अंदर क्रिया के माध्यम से बच्चों को भाषा अधिगम कराई जाती है, क्रिया के माध्यम से, एक्शन के माध्यम से। जैसे मान लीजिए पतंग की बात हुई या मान लीजिए उड़ने की बात हुई, तो क्रिया के माध्यम से, इस तरीके से क्रिया की बात होगी। अगर मान लीजिए खाने की बात करें कि खाना खा रहा है, तो ऐसे एज ए खाने की। अब यहाँ पर जितनी वर्ब, जितनी क्रिया, जितनी एक्टिविटी बच्चों को कराओगे, बच्चा भी उसी को करके यहाँ पर चीजों को सीखेगा। तो एक टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स होता है। अब देखिए कितना टेक्निकल क्वेश्चन सीबीएसई ने यहाँ पर पूछा कि जो टीचर एक्शन करेगा, जो क्रिया करेगा, वही बच्चा दोहराएगा। तो सेंटर में कौन आ गया? बच्चा है, टीचर। बताओ सेंटर में कौन है? सेंटर में यानी कि केंद्र में बच्चे, वो टीचर है यहाँ पर। भाई जब तक टीचर नहीं समझाएगा उसको, कोई भी उसको निर्देश नहीं देगा, तो बच्चा क्या एक्शन करेगा? तो केंद्र में कौन हो गया? केंद्र में यहाँ पर आपका हो गया टीचर, यहाँ पर केंद्र हो गया। और यहाँ पर जो सीखने का आधार है, वो सीखने का आधार क्या है? सुनना आधार है, बोलना आधार है,
पढ़ना आधार है या लिखना आधार है? तो यहाँ पर जो अगर दूसरी भाषा को सीखा जा रहा है उसका मेन बेस क्या है यहाँ पर? उसका मेन बेस सीबीएसई ने पूछा श्रवण, यानी कि सुनना, यानी कि लिसनिंग, ये यहाँ पर मुख्य आधार है। क्योंकि भाई जब तक बच्चा सुनेगा नहीं तो एक्शन कैसे करेगा? हमने बच्चों से कहा कि बेटा पतंग उड़ी, तो पतंग उड़ा सुनेगा तभी तो एक्शन करेगा। हमने कहा बेटा नाक ऐसे करी, बेटा पलके ऐसे झपका यहाँ पर, ठीक है, तो जब वो सुनेगा तभी तो करेगा। तो ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो आपकी समझ को यहाँ पर परखते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें क्रिया द्वारा सीखा जाता है, एक्शन के द्वारा सीखा जाता है, जैसे अभी एक्शन मैंने यहाँ पर कराई, ठीक है। इसमें आदेश आधारित शिक्षण होता है, और कौन देता है आदेश? इसमें आदेश देता है टीचर, आदेश देता है, और फिर बच्चे उस आदेश को पूरा करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने भी एक क्वेश्चन दे दूं कि भाई ये क्वेश्चन है, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो मैंने आदेश दिया, मैंने क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए कही, आपने तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर यहाँ पर लिख दिया। तो मैंने कमांड करी, मैंने आपको निर्देश दिया, और उसके बाद आपने प्रतिक्रिया करी, अपना आंसर लिख दिया, तो ये भी टीपीआर के अंदर यहाँ पर माना जाएगा, जिसमें शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, यानी कि केंद्र में आपका शिक्षक होता है। और यहाँ पर आपके जो शुरुआती तौर का जो लेवल होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों को बहुत मजा आता है इस प्रकार की एक्टिविटी के अंदर। ये तनाव रहित अधिगम है, स्ट्रेस नहीं है, तनाव नहीं है, मजे मजे का जॉयफुल लर्निंग है यहाँ पर बच्चे की, ठीक है। तो पहले सुना जाता है फिर बोला जाता है, इसलिए मैंने कहा श्रवण सुनना मुख्य आधार होता है इसके अंदर चीजों को सीखने का। फ्रेंड्स मैंने इतना चीजें इसके बारे में बता दी, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर के अंदर। तो इसको समझ गए आप लोग टीपीआर के बारे में, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कैसा बनता है, जरा उसके ऊपर नजर डालिए। ये कहता है कि क्लास सेकंड के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। कौन सी कविता गा रहे हैं? यह मेरी नाक है और यह मेरे कान है, कि यह मेरी नाक है और यह मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं, कि यह मेरी कान है, ये मेरे, ठीक है, ये मेरी नाक है, ये मेरे कान है, ये मेरे होठ है, ये मेरे हाथ है, ये मेरा सर है, ये मेरे बाल है, तो मैं साथ के साथ नाम भी ले रहा हूं और उसको स्पर्श भी कर रहा हूं, उस अंग को स्पर्श भी कर रहा हूं। तो अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर रही है, कौन से मेथड का यूज करके उनको सिखा रही है? तो कौन से का सिखा रही है? समग्र भौतिक प्रक्रिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के माध्यम से आप उसको सिखा रही है। क्या? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इससे संबंधित लेते हैं, तो ये पूरा चैप्टर और भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, या ओवरऑल भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, उसको मान सकते हो, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, इसके बारे में कथन को ध्यान में रखे और फिर उसका आंसर देना है। देखते हैं भाई, पहला कहता है गत्यात्मक गतिविधि, यानी कि डायनेमिक एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जिसमें चेंज किया जा सकता है, कि बेटा ये मेरी नाक है, अच्छा बदलो ये मेरा कान है, अच्छा बदलो ये मेरा हाथ है। तो डायनेमिक एक्टिविटी यानी ऐसी एक्टिविटी जिसमें बदलाव हो रहे, चेंज हो रहे हैं। उसके साथ में अगर मौखिक अभ्यास है, यानी कि बोलने वाला वर्बली तौर पर यहाँ पर प्रैक्टिस है, उससे सफल प्रत्यास्मरण की संभावना है, यानी कि सफल याद करने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। तो बिल्कुल बढ़ जाती है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के माध्यम से। तो ये तो आपके सामने ठीक है, पॉजिटिव है। अब 20 में कहता है कि जो द्वितीय भाषा अर्जन होता है, जो दूसरी भाषा को एक्वायर किया जाता है, मान लीजिए बच्चा दूसरी भाषा को सीख रहा है, टीचर कह रही है, टीचर यहाँ पर बोल रही है कि वेयर इज योर नोज, नोज, तो बच्चा तुरंत नोज को पकड़ता है, ठीक है, टीचर दिस इज माई नोज, ठीक है। तो इसी प्रकार से कान के बारे में कहता है, तो इस प्रकार से कान को पकड़ के कहते हैं दिस इज माई ईयर यहाँ पर, ठीक है। तो द्वितीय भाषा अर्जन, दूसरी भाषा को जब एक्वायर किया जा रहा है, ठीक है, वो द्वितीय भाषा अर्जन बच्चों को प्रथम भाषा अर्जन के समानांतर प्रक्रिया है, यानी कि पहली भाषा को जैसे सीखा दूसरी भाषा को भी ऐसे यहाँ पर सीख लिया जाता है इन प्रकार की एक्टिविटीज के माध्यम से। ये भी ठीक है, तो दोनों ठीक है, ए और आर बी दोनों ठीक है। तो थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। क्या? थर्ड आंसर यहाँ पर आपके सामने सही हो जाएगा, जो कि आप लोग पोल कैसे लेट हो गया भाई इस बार? अरे भाई ठीक है, जल्दी जल्दी पोल दे, वरना इमोजी बना के भेज देंगे। देखो भेज भी दी इन्होंने इमोजी बना के, लाल लाल रंग की इमोजी भेज रहे भाई। आप ज्यादा भेजा करो इमोजी, ठीक है। सोनू थोड़ा लेट हो गया, वरना पोल आज मिल जाता है। देख इमोजी देख, लाल लाल रंग की पूरी स्क्रीन लाल लाल भर दी इन्होंने भाई लिखा करो इमोजी के साथ में। सोनू भाई जाग जाओ जाग जाओ। अगला आपके सामने आते हैं स्टीफन क्रेसन। क्या आते हैं अगले आपके सामने? स्टीफन क्रेसन आते हैं। ये रहे स्टीफन क्रेसन। तो स्टीफन क्रेसन के बारे में आपको पढ़ना है। अभी तक सारे समझ गए भाई आप लोग? अच्छे तरीके से समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं आई? अब एक और महत्वपूर्ण भाषाविद के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, स्टीफन क्रेसन। तो स्टीफन क्रेसन ने एक सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत आपका द्वितीय भाषा अर्जन या अधिग्रहण का सिद्धांत, यानी कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी यहाँ पर दी स्टीफन क्रेसन ने। देखे जैसे नोम चोम्स्की ने माना कि बच्चा पहली भाषा को एक्वायर कर लेता है, अर्जित यहाँ पर कर लेता है, इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाया स्टीफन क्रेसन द्वारा इस सिद्धांत को कि भाई बच्चा दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर लेगा। पर ये निकालो ना कि बच्चे के माइंड के अंदर वो एलईडी होता है, अपने आप ही भाषा को सीख लेता, नहीं।
इन्होंने कहा कि जो बच्चा होता है वो दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है। तो जैसे बच्चा अपनी प्रथम भाषा को अर्जित करता है, प्रथम भाषा बच्चे की कौन सी होती है, उसकी मातृभाषा। अब बच्चा दूसरी भाषा को भी अर्जित कर लेगा, दूसरी भाषा कोई भी हो सकती है उसकी, तो बच्चा यहाँ पर दूसरी भाषा को भी अर्जित कर लेता है। तो दूसरी भाषा को अर्जित कैसे करेगा, इन्होंने कहा भाई 5 हाइपोथेसिस होती है। क्या होती है, 5 हाइपोथेसिस, यानी कि 5 परिकल्पनाएं होती है। 5 परिकल्पनाएं होती है, एक प्रकार से कह सकते हो 5 एक प्रकार के नियम यहाँ पर होते हैं। उनके माध्यम से बच्चा दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर लेता है। ये तो बढ़िया है भाई। जैसे मान लीजिए पहली मातृभाषा, हमने अपनी मातृभाषा सीखी हिंदी, अब हमें दूसरी भाषा सीखनी है इंग्लिश, तो जैसे हमने आराम से सीख गए अपनी हिंदी भाषा को, ऐसे इंग्लिश को भी यहाँ पर सीख जाएंगे। मजे की बात है ना, ऐसे तो सारी भाषाएं हम लोग यहाँ पर सीख जाएंगे। तो दूसरी भाषा को भी एक्वायर करने की थ्योरी इन्होंने यहाँ पर दी थी, कि इन्होंने स्टीफन क्रेसिन ने, कि 5 हाइपोथेसिस महत्वपूर्ण होती है जिसके माध्यम से दूसरी भाषा को एक्वायर किया जा सकता है। जिसमें पहली जो परिकल्पना थी, पहली हाइपोथेसिस थी अर्जन और अधिगम की परिकल्पना। किसकी, अर्जन और अधिगम की। किसकी, अर्जन और अधिगम की, यानी कि एक्विजिशन और लर्निंग की। किसकी, एक्विजिशन की और लर्निंग की परिकल्पना थी। किसकी, एक्विजिशन और लर्निंग की यहाँ पर परिकल्पना थी। देखिए इन्होंने कहा या तो भाषा को एक्वायर किया जाता है, एक्विजिशन किया जाता है, अर्जित किया जाता है, या उसको सीखा जाता है, या उसको अधिगम किया जाता है। तो आपको पता है कि अर्जित तो अपने आप ही कर लेता है बच्चा, प्राकृतिक रूप से कर लेता है, सीखने की जरूरत नहीं होती जैसे मातृभाषा। लेकिन जब अधिगम करता है दूसरी भाषा का, तो फिर आपको दूसरी भाषा का टीचर चाहिए, बुक्स चाहिए, नियम पता होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा या तो बच्चा भाषा को अर्जित करेगा, एक्वायर करेगा, या उसका अधिगम करेगा, यानी कि उसकी लर्निंग करेगा। ये अर्जन के सपोर्ट में थे कि नहीं भाई दूसरी भाषा को भी अर्जित कर लेता है, अधिगम को छोड़ दो, दूसरी भाषा को भी अर्जित कर लेता है। और मैं बता दूंगा आपको कैसे यहाँ पर भाषा अर्जित की जाती है। तो पहली परिकल्पना दी अर्जन और अधिगम की परिकल्पना, जिसमें इन्होंने माना कि भाषा को भी अर्जित किया जा सकता है, एक्वायर यहाँ पर किया जा सकता है। पहली हाइपोथेसिस यहाँ पर होगी, ठीक है। दूसरी हाइपोथेसिस इन्होंने दी इनपुट परिकल्पना। कौन सी, इनपुट परिकल्पना। उस भाषा को सीखने का उसका स्तर बढ़ जाएगा, उस भाषा को आसानी से यहाँ पर सीख जाएगा। इसके लिए इन्होंने एक छोटा सा भी कंसेप्ट यहाँ पर दिया I+1 का। किसका, I+1 का। I यहाँ पर होता है वो स्टूडेंट, I प्लस यहाँ पर होता है वो स्टूडेंट, और +1, ये +1 का मतलब है जो उसको यहाँ पर सपोर्ट दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, जो उसको सपोर्ट दिया जा रहा है। जैसे सपोर्ट के तौर पर मैं आपका टीचर हो गया भाई सचिन, मैं आपको सपोर्ट दे रहा हूँ। मान लीजिए मेरा वाला सीटेट का बैच हो गया, वो सपोर्ट दे रहा है। मान लीजिए सीटेट के नोट्स है वो सपोर्ट दे रहे हैं, या मान लीजिए आप कुछ भी पढ़ रहे हो। तो जो भी स्टूडेंट का ये लेवल है जिसको यहाँ पर इन्होंने I माना, ठीक है, अगर उसमें +1 जो यहाँ पर है, यानी कि जो उसको सपोर्ट मिला है, तो अगर बच्चे की भाषा का स्तर इतना है, जैसा आप लोगों ने शुरुआत में सीटेट की तैयारी करी तो आपकी भाषा का स्तर इतना था, मान लीजिए आपकी एक भाषा 30 नंबर की आ रही है, तो आपके 8, 9, 10 नंबर आ रहे थे। जैसे ही आपके साथ +1 सपोर्ट जुड़ा, मान लीजिए मेरी क्लास जुड़ी, तो आपकी भाषा का स्तर तुरंत बढ़ गया। यानी कि जैसे ही मैंने आपको इनपुट दिया, मैंने क्लास दी या बैच दिए या नोट्स वगैरह आपको दिए, तो आपकी भाषा का स्तर बढ़ गया। तो ये इनपुट परिकल्पना इन्होंने दी कि जो बच्चे का ये I यानी कि वर्तमान स्तर है, अगर हम इसमें उसको सपोर्ट दे दे, तो I+1 इसको सपोर्ट दे दे, तो बच्चा जो होता है दूसरी भाषा को भी यहाँ पर अर्जित यहाँ पर कर लेगा। जैसे आप लोग यहाँ पर अर्जित कर रहे हो, आप लोग यहाँ पर लैंग्वेज पैडागोजी अर्जित कर रहे हो, आपको भाषा आती है लेकिन पैडागोजी नहीं आती, तो वो आप अर्जित कर रहे हो। किसकी वजह से, 1 की वजह से, सपोर्ट की वजह से, ठीक है। इस वाली बात को समझ गए। तो इनकी दूसरी परिकल्पना थी। तीसरी परिकल्पना यहाँ पर है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। कौन सी, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, यानी कि किसी भी भाषा को हम प्राकृतिक रूप से भी भाई सीख सकते हैं। जैसा आपने कभी देखा होगा कि मान लीजिए बहुत सारे रिक्शा चालक होते हैं, बहुत सारे ऑटो चालक होते हैं, या बहुत सारे ऐसे होटल होते हैं, वेटर को भी इंग्लिश बोलनी आती है। जो खाना खाने जाता है उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी, वेटर को इंग्लिश बोलनी आती है। बहुत से ऑटो चालक ऐसे होते हैं, आप उनके ऑटो के अंदर बैठ जाओगे, आपको इंग्लिश नहीं आएगी, उनको इंग्लिश बोलनी आएगी। क्यों, क्योंकि जहां पर भी उनकी ड्यूटी वो लगाते हैं, मान लीजिए ऑटो वाला वहां से अपने सवारी को बैठाता है जहां पर सारे अंग्रेज आते हैं। मान लीजिए किसी एयरपोर्ट को पकड़ लिया, वहां पर सब अंग्रेज आते हैं, तो डेली उनको लाना ले जाना, लाना छोड़ना। या वेटर भी है तो डेली अंग्रेज आ रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही बातचीत कर रहे हैं, वही ऑर्डर दे रहे हैं। तो यहाँ पर नेचुरल ऑर्डर में भाषा को सीखा जा रहा है। नेचुरल ऑर्डर में कैसे सीखा जा रहा है, पहले 1-2 शब्द सीखेगा, फूड, गोइंग, डेली, ऑटो, हाँ, इनकम, इस प्रकार से शब्द पूछेगा। धीरे धीरे करके जब उनके साथ और इंटरेक्शन करेगा, थोड़ा सा और शब्द सीखेगा। फिर वेटर कहेगा यू ईट, यू फूड, ड्राइवर कहेगा यू गो,
यू इनसाइड, इस प्रकार के शब्द बोलेगा। और धीरे धीरे करके फिर वो सेंटेंस बनाना शुरू कर लेता है, ठीक है, फिर वो सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है इंग्लिश में उनके साथ कॉपी करके। तो ये प्राकृतिक आदेश परिकल्पना यानी कि नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस यहाँ पर होती है। जो बच्चा नेचुरली ऑर्डर के अंदर यहाँ पर भाषा को सीखता है, जैसे वो ऑटो वाला या वो वेटर यहाँ पर एक नेचुरल भाषा में यहाँ पर चीजों को सीख गया, ठीक है। उसके बाद आपका मॉनिटर हाइपोथेसिस, चौथी परिकल्पना यहाँ पर है मॉनिटर हाइपोथेसिस। यानी जब भाषा को मॉनिटर किया जाता है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा किसी भाषा को यहाँ पर बोल रहा है, जैसे मान लीजिए अंग्रेज वो बोल रहा है, वेटर यहाँ पर बोल रहा है उस वाली भाषा को, यू आर गोइंग टू ईट समवन, ठीक है, इस प्रकार से टूटी फूटी भाषा बोल रहा है। तो जो भी भाषा को जानने वाला होगा वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा सा गलत बोल लो, इसको थोड़ा सा ऐसा सुधार करके यहाँ पर बोलो। लिखने पढ़ने वाले के ऊपर जोर नहीं दे रहा कि भाई जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो थोड़ा सा इसको सही प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलो और सही प्रकार से यूज करो इसका। यानी कि बच्चे की गलतियों को ठीक करके उसको यहाँ पर समझाया जा रहा है। यानी कि उसकी मॉनिटरिंग अगर हम सही प्रकार से यहाँ पर कर देंगे तो बच्चा उस भाषा को भी यहाँ पर सीख जाएगा। और पांचवी यहाँ पर परिकल्पना है भावनात्मक फिल्टर परिकल्पना, यानी कि अफेक्टिव फिल्टर परिकल्पना। यानी कि अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति किसी भाषा को सीख रहा है, अगर आपने उसको यहाँ पर प्रशंसा दे दी, उसको एनकरेज कर दिया, उसको प्रोत्साहित कर दिया, उसकी प्रशंसा कर दी, तो उस भाषा को और भी सीख जाएगा। अब मान लीजिए छोटा बच्चा किसी दूसरी भाषा को सीख रहा है, ठीक है, तो आपने उसकी प्रशंसा कर दी, अरे वाह, अरे मेरा बेटा बहुत बढ़िया सीखा है, बस एक दो शब्द ये बोल गए, इनको थोड़ा सा ठीक कर लो, तो आपने उसकी तारीफ कर दी। अगर मान लीजिए आपका बच्चा किसी दूसरी भाषा को सीख रहा है और आपने कह दिया, अरे ये क्या बोल रहा है भाषा, ज्यादा अंग्रेज का बच्चा बनना है, जा भाग जा ऐसा, ठीक है, तो फिर नहीं सीखेगा उस किसी भाषा को। तो यहाँ पर जो बात हो रही है सुरक्षित माहौल की बात हो रही है, यहाँ पर बच्चे के भावनात्मक इमोशनल उसको सपोर्ट देने की यहाँ पर बात हो रही है, तो बच्चा आराम से किसी भाषा को सीख जाएगा। तो स्टीफन करेसन ने भाषा अर्जन के लिए, कौन सी दूसरी भाषा अर्जन के लिए, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए भाषा अर्जन सिद्धांत दिया, जिसके लिए इन्होंने 5 परिकल्पनाएं बताई कि अगर इनका यूज करा जाएगा तो बच्चा दूसरी भाषा को भी यहाँ पर एक्वायर कर सकता है। तो आप लोग समझ गए भाई, स्टीफन करेसन की थ्योरी को आप लोग यहाँ पर समझ गए, बढ़िया प्रकार से समझ गए होंगे। 5 परिकल्पनाएं आप लोगों ने अच्छी प्रकार से यहाँ पर समझ ली होगी। अब देखिए इसके सामने आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। ये क्वेश्चन क्या कहता है, नजर डालते हैं। ये कहता है कि एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से, अपने कॉग्निटिव लेवल से एक सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना, यानी कि क्रिटिकल तौर पर उसके सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता यानी कि रीडिंग की एबिलिटी यहां पर प्रदर्शित करती है। यह किससे अधिक निकट है? मान लीजिए आप में से कोई एक कैंडिडेट है, ठीक है, और मान लीजिए गद्यांश पद्यांश वो लगाता है, आपके एग्जाम में आते हैं ना गद्यांश पद्यांश, आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, अनसीन पैसेज यहाँ पर आते हैं। तो मान लीजिए गद्यांश पद्यांश के अंदर, ठीक है, आपके नंबर अभी कितने आ रहे हैं, मान लीजिए किसी के 3 आ जाते हैं, कोई 4 यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये संज्ञानात्मक स्तर है आपका इतना, उससे एक सोमान ऊपर के अगर इसके लेवल का कोई गद्यांश पद्यांश आया तो क्या काम करोगे, फिर और दिक्कत हो जाएगी और नंबर कम आ जाएंगे। लेकिन इससे ऊपर का भी अगर कोई गद्यांश पद्यांश यहाँ पर आ गया और उसकी आपने समालोचनात्मक सराहना कर दी और उसके द्वारा अपनी पठन क्षमता यहाँ पर प्रदर्शित कर दी, तो ये किस प्रकार का निवेश यहाँ पर दर्शाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये बोधगम्य निवेश यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। कैसा बोधगम्य निवेश यहाँ पर दर्शाया जा रहा है? जो यहाँ पर निवेश परिकल्पना के अंदर था बोधगम्य निवेश, कि भाई जो बच्चे का वर्तमान स्तर है अगर हम उसको इनपुट यानी कि उसको यहाँ पर कुछ निवेश करे, बोधगम्य निवेश करे, जिससे बच्चे की भाषा का स्तर यहाँ पर बढ़ जाए, उसकी क्षमता के अंदर चाहे कोई भी क्षमता उसके अंदर बढ़ोतरी हो जाए, तो ये बोधगम्य निवेश यहाँ पर हो जाएगा। आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्या फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर जा रहे हो। ठीक है, चलिए भाई समझ में आ गया भाई, स्टीफन क्रेसन आपको बढ़िया प्रकार से समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी भी प्रकार की। एक बार दोबारा और रिवाइज कर लेना अगर बाई चांस ना आ रहा हो तो। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हो, और दे इसलिए रहे हो क्योंकि बच्चा कुछ है नहीं, सारी चीज तो मैंने एक्सप्लेन की हुई है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगली आपके सामने आएगी सपीर-वोर्फ परिकल्पना। ठीक है, सपीर-वोर्फ परिकल्पना, देखिए ये 2 अलग अलग लोग हैं। ठीक है, कभी आप लोग सोचोगे भाई एक ही है, ये 2 अलग अलग है। सपीर इनके जो कह सकते हो चेले यानी कि जो इनके असिस्टेंट थे, शिष्य थे, उनका नाम था वोर्फ। तो 2 लोगों ने परिकल्पनाएं दी थी, सबसे ज्यादा काम इन दोनों ने यहाँ पर करा था, लेकिन इसको आगे बढ़ाया था बहुत तो आपके वोर्फ ने यहाँ पर बढ़ाया था। तो भाषा की एक सपीर-वोर्फ परिकल्पना चलती है। ठीक है, इस परिकल्पना के अंदर, इस हाइपोथेसिस के अंदर ये दोनों के दोनों क्या कहते हैं, गुरु चेले क्या कहते हैं, सपीर और वोर्फ क्या कहते हैं कि भाई जो भी भाषा होती है वो हमारे किससे संबंधित होती है, हमारे विचारों से संबंधित होती है। भाई जो भी हम भाषा का यूज करते हैं उससे हमारे विचार कनेक्ट यहाँ पर करते हैं। अब मैं जो भाषा का यूज कर रहा हूँ तो मेरे विचार ये है कि भाई मुझे ये कंसेप्ट बच्चों को समझाने, ये सिखाने, इनके एग्जाम में आने, तो मेरी भाषा विचार से संबंधित है ना। लेकिन सपीर-वोर्फ क्या कह रहे हैं कि जो हमारी भाषा होती है ना, उस भाषा के माध्यम से हमारे विचार कंट्रोल होते हैं,
हमारे विचार अनेक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जो इन्होंने भाषागत सापेक्षतावाद की यहाँ पर बात करी, भाषागत सापेक्षतावाद की बात करी, उन्होंने कहा चाहे किसी की कोई भी भाषा हो, उसकी संरचना हो, और उस भाषा को बोलने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसकी अलग अलग व्यक्तियों की भाषा, अलग अलग व्यक्तियों की भाषाओं के अलग अलग शब्द, उनके अलग अलग प्रकार के चिंतन को यहाँ पर दर्शाते हैं। कैसे, वो जरा एक बार देखिए। जैसे मान लीजिए मैं हूं, अगर मैं यहाँ पर, या कोई भी और बच्चे यहाँ पर है, अगर वो यहाँ पर यूज कर रहे हैं पानी का, तो पानी सिंपल है, यार पानी दे दो, यार प्यास लगी है पानी दे दे, तो हमने क्या यूज करा, हमने यूज करा पानी, पानी यहाँ पर यूज करा। अगर मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्री का आदमी है, फॉरेन कंट्री का बच्चा है, तो यूज क्या करेगा, वाटर, ठीक है, क्या करे, यूज करेगा, वाटर यूज करेगा। अगर हम पानी को किस संदर्भ में यूज करेंगे, पानी को हम कहीं पर मान लीजिए हमको चढ़ाना है, ठीक है, मान लीजिए हमको भगवान के ऊपर यहाँ पर पानी को चढ़ाना है, या पवित्रता के तौर पर यहाँ पर यूज करना है, तो पवित्रता के तौर पर यूज करना, या भगवान के ऊपर पानी चढ़ाने के लिए हम पानी का यूज नहीं करेंगे कि भगवान के ऊपर वाटर चढ़ा दो, भगवान के ऊपर पानी चढ़ा दो, हम यूज करते हैं कि जल चढ़ा दो, या जल यहाँ पर लेकर आए। देखिए भाई, तीनों का मीनिंग तो एक है, तीनों का मीनिंग तो यहाँ पर एक हो रहा है, तो तीनों में भाषा भी यहाँ पर एक प्रकार से बोली जा रही है, यार पानी दे दो, वाटर दे दो, या जल दे दो। लेकिन इस भाषा के जो अलग अलग शब्द है, इनसे विचार बदल गए। जैसी जल की बात आती है तो मन में पवित्रता वाला विचार आता है, मन में क्या आता है, पवित्रता वाला विचार। जैसी वाटर की बात आती है कि हाँ भाई कोई दूसरी भाषा का यहाँ पर शब्द है। देखो भाषा आपके सामने, उसके शब्द एक ही है, उनके मीनिंग भी एक है, लेकिन भाषा के इन्हीं शब्दों के विचार अलग अलग है। कितने अलग विचार हो जाते हैं कि भाई ये दूसरी भाषा का शब्द है, ये पवित्रता वाला शब्द है, ये कॉमन शब्द यहाँ पर है। तो हमारी भाषा जो होती है ना, हमारे विचारों से जुड़ी होती है, हमारे विचारों को निर्देशित करती है, कंट्रोल भी यहाँ पर करती है, जिसकी बात भाषा नियतिवाद में यहाँ पर कही है कि भाषा का विचारों पर आधिपत्य है, यानी कि अधिकार है। और भाषा सिर्फ विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, विचार के स्वरूप को यहाँ पर नियंत्रित भी यहाँ पर करती है। अलग अलग दृष्टिकोण तो है भाषा सापेक्षतावाद, अलग अलग दृष्टिकोण है, बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण है तीनों के, लेकिन दृष्टिकोण से आगे निकलकर भाषा नियतिवाद भी है, यानी कि विचारों को कंट्रोल भी करती है उनके ऊपर, ठीक है, अपना आधिपत्य यहाँ पर घोषित करती है, यानी कि उसके ऊपर कंट्रोल अपना घोषित यहाँ पर करती है। तो ये सफिर वोर्फ की यहाँ पर परिकल्पना है जो यहाँ पर मैंने आपके सामने डिस्कस करी। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, इसके बारे में यहाँ पर नजर डाल लेते हैं क्या ये कहता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने क्या कहता है, जरा उसके ऊपर यहाँ पर नजर डालते हैं, नेक्स्ट वाले के ऊपर यहाँ पर नजर डालते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, इसी से जुड़ा हुआ, क्या कहता है कि भाषा का विचार पर प्राधान्य यानी कि आधिपत्य है, कि भाषा का जो है विचारों पर क्या है, प्रधान है, ये विचारों पर हावी है, ठीक है। तो ये है, ये किसके द्वारा समर्थित है, तो भाई अभी तो मैंने बताया वो परिकल्पना, तो आंसर आपके सामने फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। क्या, फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपके सामने सही हो जाएगा, जो कि आप लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हो, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया। तो एक और आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट हो गए, क्या हो गए, एक और यहाँ पर आपके सामने कंप्लीट हो गए, ठीक है, इसके बारे में समझ गए। अब हम पढ़ते हैं दो बड़े महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जो आपके सीटेट के एग्जाम में आते हैं, जो आपके सीडीपी के अंदर आते ही आते हैं। तो संपूर्ण सीटेट मनोवैज्ञानिक के अंदर इन दोनों के सिद्धांत के बारे में मैंने सारी चीजें बता दी थी, इनके विचार के बारे में सारी चीजें बता दी थी। अब ये आपकी लैंग्वेज के अंदर भी आते हैं दोनों के दोनों, यानी कि जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की। पियाजे ने जिन्होंने अपना संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया, वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक यहाँ पर सिद्धांत दिया। तो संज्ञानात्मक विकास के अंदर इन्होंने संज्ञान कोग्निशन को महत्वपूर्ण माना, यानी कि इन्होंने अपने विचार को महत्वपूर्ण माना। तो जहां पर भी विचार की बात आ जाएगी, थिंकिंग की बात आ जाएगी, थॉट की बात आ जाएगी, संज्ञान की बात यहाँ पर आ जाएगी, तो आप लोगों को समझ जाना है कि संज्ञान यानी कि कोग्निशन की बात यहाँ पर आ जाएगी, तो भाई पियाजे की यहाँ पर बात आ रही है। और जहां पर भी ये बात आ जाएगी कि भाई बच्चा जो होता है अपने समाज संस्कृति से सीखता है, किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से सीखता है, तो जहां पर भी लैंग्वेज को प्राथमिकता देने की बात आ जाएगी तो लेव वाइगोत्स्की आ जाएगी। तो दोनों के विचारों में एक कॉन्ट्राडिक्शन ये था, एक विरोधाभास ये था, पियाजे ने महत्वपूर्ण चिंतन को माना, लेकिन वाइगोत्स्की ने महत्वपूर्ण भाषा को यहाँ पर माना। तो जिन्होंने इनकी थ्योरी नहीं पढ़ी, मैंने डिटेल में भी कराई हुई है, उसमें जाकर पढ़ लेना, वरना संपूर्ण सीटेट वाली वीडियो के अंदर भी करा रखी है, उसको देख लेना, ठीक है। और जो बच्चे जिनका वीक है अभी भी सेक्शन, अभी भी थोड़ा पढ़ना शुरू कर रहे हैं या चीजें समझ में नहीं आ रही, तो सभी मनोवैज्ञानिकों के बारे में डिटेल में पढ़ा करिए, चैप्टर को डिटेल में पढ़िए, या तो यूट्यूब पर सर्च मारिए, साथ में बाई सचिन सर, बाई सचिन चौधरी लिख दीजिए, वो आपको आ जाएगा, वरना बैच के माध्यम से आप लोग देख सकते हो, क्योंकि किसी चैप्टर को डिटेल में नहीं समझोगे तो बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। तो समझ गए भाई, भाषा के बारे में इतना ही क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जाता है, वरना सबसे ज्यादा सीडीपी के अंदर आते हैं। पियाजे तो भाई आपके मैथ्स के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। तो पियाजे ने महत्वपूर्ण विचार को माना, भाषा ने
वाइगोत्स्की ने महत्वपूर्ण भाषा को यहाँ पर माना। ठीक है, इस वाली बात को समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ आपके सामने आ गया। ये क्वेश्चन क्या कहता है, जरा नजर डालते हैं। ये कहता है कि भाषा और चिंतन, लैंग्वेज और थिंकिंग की यहाँ पर बात हो रही है, उसके बीच संबंध को विभिन्न सिद्धांतकार, दो सिद्धांतकार हमने यहाँ पर लिए हुए पियाजे और वाइगोत्स्की, उन्होंने अलग अलग प्रकार से यहाँ पर समझाया है। तो जीन पियाजे के अनुसार डैश जो होता है वो डैश के विकास में प्राथमिक भूमिका निभाता है, जबकि लेव वाइगोत्स्की ने इस बात पर बल दिया कि डैश सक्रिय रूप से, ठीक है, डैश सक्रिय रूप से डैश का यहाँ पर मार्गदर्शन करता है और उसे आकार यहाँ पर देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथन को सही रूप से यहाँ पर पूर्ण करता है, कंप्लीट करता है? फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर यहाँ पर आपके सामने आया हुआ है। देखिए भाषा और चिंतन के बारे में जो पियाजे और जो वाइगोत्स्की जैसे सिद्धांतकार है, तो पियाजे ने किसके और किसके विकास में प्राथमिक भूमिका निभाता है? संज्ञान जो होता है वो भाषा के विकास में प्राथमिक भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा संज्ञान, कोग्निशन, चिंता हो जाएगा। तो संज्ञान भाषा के विकास में प्राथमिक भूमिका निभाता है। जबकि लेव वाइगोत्स्की ने उल्टी बात करी, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो भाषा होती है वो सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से चिंतन यानी कि जो संज्ञान होता है, चिंतन यानी कि जो संज्ञान यहाँ पर होता है उसका मार्गदर्शन यहाँ पर करता है और उसे आकार देता है। तो आंसर यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा कि संज्ञान की वजह से, कोग्निशन की वजह से हम लोग अपनी भाषा का यूज करते हैं। जैसे मेरे माइंड के अंदर पता है कि भाई मुझे क्या बोलना है, बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या समझाना है, तो बस मुझे एक्सप्रेस करने के लिए एक साधन चाहिए, तो भाषा होती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर मेरा थॉट है। तो ये पियाजे कहता है। वाइगोत्स्की कहता है कि भाई जब भाषा ही नहीं होगी तो कितना ही विचार कर ले, कितना ही गुणात्मक विचार कर ले, बिना भाषा के कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर भाषा होती है और भाषा की वजह से आपके विचार फैसिलिटेट यहाँ पर होते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या? फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपके सामने सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स भाई हमारे यहाँ पर जितने भाषाविद थे वो एक एक करके मैंने कंप्लीट करा दिए। मैंने पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच में बता दिया, मैंने इसी पर वॉर परिकल्पना बता दी, मैंने आपको स्टीफन क्रेसन की थ्योरी यहाँ पर बता दी, मैंने आपको जेम्स आशेर के टीपीआर के बारे में बता दिया, डॉक्टर माइकल वेस्ट के बारे में यहाँ पर आपको बता दिया, बीएफ स्किनर के बारे में बता दिया भाई, आपको जिम कमिंस के बारे में यहाँ पर बता दिया, और उसके अलावा आपको नोम चोम्स्की के बारे में बता दिया। तो भाई मैंने कोई कसर तो छोड़ी नहीं है, सारे बता दिए, एक एक करके सारे समझा दिए। तो आप लोग मुझे बताइए कि कैसी वीडियो लगी, और सारे समझ में आ गए ना? कोई बचा तो नहीं जो रह गया हो? ऐसा कोई नहीं बचा जो रह गया हो, सारे कंप्लीट करवा दिए मैंने भाई। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर दिया करो, दोस्त यार के पास शेयर कर दिया करो, कंपटीशन मत करा करो। बहुत से लोग नहीं करते, दोस्त यार के पास शेयर या ग्रुप के अंदर शेयर नहीं, इनका भी एग्जाम पास हो जाएगा। अरे भाई ये कंपटीशन नहीं है, इसके बाद कर लिया करो कंपटीशन, इसमें मत करना भाई। ठीक है, कैसी लगी वो आप लोग मुझे यहाँ पर बताइए, और कितना स्कोर हुआ है आज वो बताइए, और वीडियो कैसी लगी वो बताइए। तो जितने भी सारे भाषाविद थे वो भाई एक एक करके मैंने यहाँ पर आपके सामने कंप्लीट कर दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जितनी चीजें सीटेट के एग्जाम के लिए चाहिए होती है उससे ज्यादा ही चीजें मैंने बताई है, तो इसके लिए बेफिक्र रहना। वरना एक एक भाषाविद ऐसा जो है ना आपका लगभग एक एक घंटा कम से कम ले जाएगा। तो उतना पढ़ना नहीं है, उतना पढ़ना है जितना एग्जाम के लिए चाहिए, या थोड़ा सा उससे ऊपर का लेवल यहाँ पर चाहिए। वो सब चीज मैंने यहाँ पर आपके सामने बताई दी है। ठीक है, अब बताइए वीडियो कैसे लगी, क्योंकि क्वेश्चन तो ज्यादातर आपने ठीक ही दे दिए होंगे, क्योंकि मैंने आपको समझाया कंसेप्ट और फिर आंसर आपने यहाँ पर खुद दे दिया। ठीक है, क्लास वेरी नाइस है सर, मुस्कान परवीन 8 है, शिरीन गुलनाज वेरी नाइस, दीना अभी लाला 10 में से 10, धीरज कुमार 10, वर्ल्ड बेस्ट टीचर ठीक है, स्कूल फन 8 है, साक्षी यादव के 10 है, बुसरा फेजल 10 है, खुशबू 10 है। थैंक यू भाई, आज तो 10 में से 10 होंगे ही। ठीक है, मैंने कंसेप्ट समझा दिया, उसके बाद आपने बता दिया। आज तो ये बताइए कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, आज बस एक गलत हुआ सर, बेस्ट क्लास, आज भी एक गलत हो गया। इतना सारा कंसेप्ट डिटेल में बता के भी गलत हो गया। अब एक काम करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना। मान लीजिए आप लोग हमारी बैच के अंदर हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराए जाते हैं। हमने अपनी सारी बुक्स फ्री में दे रखी है, उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगर आप लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो भाई आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, या जो भी आपको ठीक लगे। तो प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन लगाना, और फिर देखना कि भाई कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं जो आपको ना था हो। लगभग सारे क्वेश्चन आप लोग ठीक कर दोगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यही खत्म करते हैं, कल मिली क्लास के अंदर। तो जब तक इसको पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। थैंक यू।